हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। उसी के एक मॉडल पेपर को देखेंगे। ये मॉडल पेपर जो होगा ये रेलवे आरपीएफ और एसआई के लिए डेडिकेटेड है। इसके लिए इसको आर्मी अग्निवीर, एसएससी, पुलिस, पीबी, जितने भी वनडे एग्जाम है कोई भी इसको देख सकता है। इस मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ नए प्रश्नों को लेकर बनाया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के मॉडल पेपर के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ऑप्शन को देखें, AKFI, AIKF, फीफा, बीसीसीआई। तो यहां पे ऑप्शन में देखें, फीफा ये फुटबॉल से संबंधित है, बीसीसीआई ये क्रिकेट से संबंधित है, AKFI ये कबड्डी से संबंधित है। AKFI का फुल फॉर्म क्या होता है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। तो इस प्रश्न को भी याद रखिए, इस फैक्ट को भी याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, AKFI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहां पे ऑप्शन में देखें, 1885, 1950, 1889 और 1947। तो कब हुई थी? ये 1885 में, 1885 में हुई थी। कहां पे हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। मुंबई का जो ग्वालियर टैंक है वहां पे हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम। इसको भी याद रखिए, A.O. ह्यूम, ये नाम याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। तो इस तत्व को भी याद रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार समूह को अलग करती है? इनमें से कौन अंडमान और निकोबार समूह को अलग करती है? 8 बिंदु बे, दक्कन का सकरा रास्ता, 10 डिग्री की कोको बे। तो इसको समझ लेते हैं। 8 डिग्री चैनल जो होता है ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसको? मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को, और डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान को। यहां पे पूछा गया है अंडमान और निकोबार को, तो ये 10 डिग्री चैनल। आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। सी ऑफ आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार समूह को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 10 डिग्री क्रीक या 10 डिग्री चैनल अलग करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा इन फैक्टों को भी ध्यान से देख लीजिए। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार को, मैकमोहन रेखा भारत और चीन से संबंधित है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, और दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान, इनको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है? यहां पे ऑप्शन में देखें, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो ये क्षय रोग या टीबी रोग बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। इसके अलावा वायरस, वायरस किससे होता है? ये रेबीज रोग वायरस के कारण होता है। रेबीज वगैरह वायरस के कारण होता है। कवक की बात करें तो इससे दाद वगैरह होता है, तो इनको भी याद रखिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। जब दो वस्तुएं घर्षण करती हैं तो उनके बीच दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? यहां पे ऑप्शन में देखें, शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं, संघर्ष। तो जब दो सतहें, दो वस्तुएं आपस में घर्षण के कारण संघर्ष करती हैं, संपर्क में आती हैं, तो दो सतहों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये कोलरू झील है, ये
आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ताजे पानी की झील है। और ये कहां पे पाई जाती है? ये गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? जो लोकसभा होता है, लोअर हाउस होता है, उसमें कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये 2019 का प्रश्न है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2019 के बाद इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अभी यदि वर्तमान में ये प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है, एंग्लो इंडियन का कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। 2019 से पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे, तो उस समय के हिसाब से राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी इसमें कोई भी सदस्य नहीं मनोनीत होता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों के लिए चुना जाता है, दोनों सदन के लिए चुना जाता है, तो वो किस सदन में काम करने के लिए अपना सूचना जो होगा वो कितने दिन के अंदर देगा? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन। तो वो किस सदन में काम करना चाहेगा, वो इसकी सूचना कितने दिन? 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर सूचित करेगा कि वो किस सदन में काम करना चाहेंगे। कौन सा व्यक्ति? जो दोनों सदनों के लिए चुना गया है, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया है? यहां पे पूछा गया है कोशिका के नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो यहां पे ऑप्शन में देखिए, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वॉन लिगोनोक और रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का नाभिक पूछा गया है, तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया है? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। और यदि पूछा जाए कोशिका का आविष्कार किसने किया है, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका का आविष्कार किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। यहां पे पूछा गया क्वेश्चन है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों फैक्ट याद रखिए, यदि कोशिका पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, और यदि कोशिका के नाभिक पूछा जाता है तो रॉबर्ट ब्राउन। अशोक स्तंभ स्थित है, अशोक स्तंभ कहां पे स्थित है? ऑप्शन में देखें, सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र, महरैली। सांची की बात करें तो इसका निर्माण, सांची के स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक स्तंभ कहां पे स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ कहां पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है। सारनाथ से एक फैक्ट और जुड़ा है, गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था, और उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको याद रखिए। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और कहां पे? सारनाथ में हुआ था। अशोक स्तंभ भी कहां स्थित है? सारनाथ में। पाटलिपुत्र वर्तमान जो पटना है उसको बोला जाता है, और महरौली एक लौह स्तंभ है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। तो इस तरह से इन सारे फैक्टों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंस से जुड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? ये फाइबर जो है वो लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। ऑप्शन में देखें, पॉलिएस्टर, नायलॉन, बैग, रेयान। तो यदि पूछा जाए पहला कृत्रिम रेशा या पहला कृत्रिम फाइबर, तो वो क्या है? नायलॉन है। कृत्रिम रूप से बनाया गया जो पहला फाइबर है वो क्या है? नायलॉन है। यहां पे पूछा गया है क्या? लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर। तो इसका आंसर क्या है? रेयान है। यहां पे लकड़ी की लुगदी से बनाया गया पूछा गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। यदि पहला कृत्रिम रेशा पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। तो इन दोनों फैक्टों को याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, तांबा, रजत, सोना, कांस। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, और ये ऐसा रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। इन्होंने किस खेल में जीता है? तो शॉटपुट में, शॉटपुट F53 में इन्होंने
रजत पदक जीता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। इसके पहले ये इन्होंने दुबई में आयोजित एक उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे पैरा ओलंपिक से पूछा गया है 2016 में, तो इन्होंने रजत पदक जीता है शॉर्ट पुट F53 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर जो हैं उनके प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय जो मंदिर हैं ये किस शैली पे बना है, तो एक प्रश्न ये भी बनता है, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जितने भी दक्षिण भारतीय मंदिर हैं ये लगभग द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और इनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर, घर, विमान, अंतरिक्ष। तो क्या कहा जाता है? ये गोपुर कहलाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों का जो प्रवेश द्वार कहलाता है ये क्या कहलाता है? गोपुर कहलाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय मंदिरों का जो मुख्य भाग होता है, गर्भगृह होता है, इसको विमान बोलते हैं। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? कहने का मतलब है कि भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को बिना प्रभावित किए हुए, वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है उनको बिना प्रभावित किए हुए भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? यहां पे ऑप्शन में देखें, कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या सभी। तो भविष्य की जरूरतों को वर्तमान की के जो संसाधन उनको प्रभावित किए बिना पूरा करना क्या कहलाता है? ये सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यह SDG जो गोल 17 निर्धारित किए गए हैं उनमें से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिए। SDG गोल जो है 17 निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व इकाई है। सापेक्ष घनत्व किसकी इकाई है? यहां पे ऑप्शन में देखें, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर और कोई इकाई नहीं। तो जो सापेक्ष घनत्व होता है ये पानी का घनत्व और वस्तु का द्रव्यमान होता है उसके घनत्व के बीच के अनुपात को कहते हैं। और चूंकि घनत्व इनकी समान मात्रा में होती है तो इसकी इकाई नहीं होती है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोई इकाई नहीं। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? कोई इकाई नहीं। और इसके अलावा घनत्व की बात करें तो घनत्व की जो इकाई होती है वो द्रव्यमान बटे वॉल्यूम होता है, kg इंटू m³। ये किसकी इकाई है? घनत्व की। और यदि सापेक्ष घनत्व की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका कोई इकाई नहीं है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? दिल्ली का कौन सा लोकप्रिय सुल्तान है जिसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? यहां पे ऑप्शन में देखिए, फिरोज शाह तुगलक, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसके निर्माण कार्यों को देखते हुए इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अलाई दरवाजे का पूछा गया है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रमुख सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। इन फैक्ट को भी याद रखिए। बर्फ का नमक होता है, आइस साल्ट क्या होता है? 273.15 केल्विन, 273.15 फ़ारेनहाइट, 273.15 सेल्सियस या 273.15। तो बर्फ का जो नमक होता है 273.15 केल्विन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? यहां पे पूछा गया है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। वैसे ये उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये 21 जून होता है। और यदि सबसे छोटे दिन की बात करें तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। और ये 21 सितंबर जो होता है इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। 21 जून को जो सूर्य होता है ये कर्क रेखा के लंबवत होता है और यही कारण है कि सबसे बड़ा दिन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और बराबर दिन, ये तीनों फैक्ट याद रखिए। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। यहां पे पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए, योसेमाइट फॉल्स, नूह का झरना, भूरा झरना, एंजल्स फॉल्स। तो कौन सा झरना है? ये एंजल्स फॉल्स है। ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजल्स फॉल्स।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? ओलंपिक पदक विजेता, ये 2 बार ओलंपिक पदक जीता है, और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? शूटिंग से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से। तो किससे जुड़े हुए हैं ये? कुश्ती से। किससे जुड़े हुए हैं? कुश्ती से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अगला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है। यहां पे अनूपपुर में एक अमरकंटक नामक जगह है, तो अमरकंटक से निकलती है। इस फैक्ट को याद रखिए। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। ये नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में रिफ्ट घाटी में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस तरह से इस फैक्ट को याद रखिए। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोली जाती है। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और कहां से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, मैकाल पर्वत श्रृंखला से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया में राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर है? ये विश्व का शहर पूछा है, लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पिट्सबर्ग, मॉस्को, ओटारियो, लंदन। तो ये कौन सा शहर है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये कहां पे स्थित है? रूस में स्थित है। रूस का प्रमुख शहर है पिट्सबर्ग, जो लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो जो सबसे ऊंचा झरना है ये कुंजिकल झरना होता है। यहां पे पूछा गया किस नदी पर, तो ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर जोग, जोग या बोले गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये झरना जो है, ये जलप्रपात जो है, जो गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ये किस नदी पे पाया जाता है? शरावती नदी पर। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरावती। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 6 दिए गए हैं। इनको फंडामेंटल राइट्स को समझ लेते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन मिलता है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मिलता है। यहां पे पूछा गया है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? लिंग समानता का, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी। कानून के समक्ष किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। कानून के समक्ष जितने भी भारतीय हैं वो सभी समान हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समानता का अधिकार। और ये समानता के अधिकार जो हमारे 6 हैं, इनको भी देख लीजिए, इनके अनुच्छेद सहित इनमें से भी पूछा जा सकता है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम मंदिर है, उसके प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य करिकाल, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो किसने किया था? किसने निर्माण कराया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में समुद्र तट का निर्माण कराया था। ये पल्लव वंश के शासक हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण कराया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किसे दी गई है? ये 6 मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। वो किसको दिया गया है? केवल अल्पसंख्यकों को प्रदान है, केवल बहुमत प्राप्त लोगों को प्रदान है, सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान है, केवल विशिष्ट समुदाय को प्रदान है। तो धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है? ये सभी भारतीय नागरिकों। कोई भी भारतीय नागरिक हो वो अपने अनुसार धर्म को मान सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार है। और ये 25 से 28 में इसका वर्णन मिलता है। तो इसको भी याद रखिए, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन मिलता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहे की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का कलर जो होता है वो लाल होता है। और ये किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड।
जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसके कारण लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। और जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह भी लाल ग्रह होता है, और उसका भी कारण यही है कि लोहे की अधिकता के कारण वहां पे फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, और यही कारण है कि उसे वहां की मिट्टी जो है लाल रंग की होती है और उसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? ये प्रश्न कुछ क्लियर नहीं है, ये 2019 के रेलवे के पेपर से लिया गया है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1873, 1839, 1893, 1893। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1893। इसको जहां तक ये है कि सर्वधर्म सम्मेलन जो हुआ था 1893 में हुआ था, तो ये आंसर होना चाहिए 1893। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में जो वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, क्या इंडिकेट करता है? दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना, स्लाइडिंग योजना। तो ये जो वैकल्पिक कार्यक्रम है ये किसको इंडिकेट करता है? ये दीर्घकालिक योजना को, लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं उनको इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शुक्र अपने अक्ष से डैश तक घूमता है। शुक्र को इसलिए पूछा गया है क्योंकि जितने भी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जो इनके घूमने की जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम से पूर्व। शुक्र ग्रह जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, शुक्र ग्रह यूनिक है, इसको याद रखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर होते हैं राज्य के उसमें से। बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण, सुरक्षित। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्म क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेफ, सुरक्षित। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान प्रणाली को अपनाया गया था वो कौन सी प्रणाली है? एलपीजी मॉडल को, निजीकरण, वैश्वीकरण। इस तरह से 1991 में एलपीजी मॉडल को अपनाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। तो उसकी विशेषता क्या है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रयुक्त प्रणाली कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सामाजिक और पूंजीवाद दोनों अर्थव्यवस्थाओं का विलय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसे कब अपनाया गया था? 1991 में एलपीजी मॉडल में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन फैक्टों को याद रखिए। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? यहां पे ऑप्शन में देखें, मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट, राष्ट्रपति। तो राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राज्यपाल को केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि माना जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिए। जो नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति जो राज्य का राज्यपाल होता है ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये जो राज्य की विधानसभा होती है उसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और उनके सहयोग से अन्य मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उनकी नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 155 में मिलता है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, एक आसान सा प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, सलाद पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत। तो कौन सा पर्वत है? ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। ये दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? यहां पे पूछा गया है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, कबड्डी, जिम्नास्टिक, टेनिस। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है राइडर शब्द? ये कबड्डी से जुड़ा हुआ है। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। खजुराहो में कंदरिया महादेव किस मंदिर भगवान को समर्पित है? जो खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है?
तो कंदरिया महादेव का निर्माण जो किया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, किसने किया था? धंगदेव ने। धंगदेव चंदेल शासक है। चंदेल शासक धंगदेव ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। ये खजुराहो के जो पश्चिम वाले मंदिर हैं उनका बृहद सबसे बड़ा मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। इसके गर्भगृह में, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसके गर्भगृह में भगवान शंकर की प्रतिमा इसमें विराजित है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। निर्माण किसने कराया था? तो धंगदेव ने कराया था। चंदेल शासक है। लगभग 999 ईस्वी में। कब कराया था? 999 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय सहायता नियंत्रित होती है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वित्तीय सहायता से ही पता चल रहा है। जो मौद्रिक प्रणालियां होती हैं, वित्तीय सहायता होती है, किसके द्वारा? यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित होती हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये फैक्ट याद रखिए, 1 अप्रैल 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है। जो वास्तुकला में पंचायत शैली होती है, ये किससे संबंधित है? किस शब्द से संबंधित है? शहर से, बांध, कैसल, मंदिर। तो किससे संबंधित है? ये मंदिर से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह के मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट